नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हर जगह आजकल सिर्फ बंगाल की चर्चा चल रही है, क्योंकि बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और अगले 2-3 दिन में बंगाल में पहले चरण का वोटिंग होना है और 29 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होना है और 4 तारीख को उसकी मतगणना होने वाली है। तो ऐसे में बंगाल में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, क्योंकि जितना बड़ा भारी सेंट्रल फोर्सेस का प्रोटेक्शन बंगाल को दिया गया है, बंगाल के चुनाव के लिए दिया गया है, उतना बड़ा प्रोटेक्शन या फोर्स और किसी भी राज्य में नहीं दिया गया है। इसका कारण एक है कि एक माना जाता है कि बंगाल का मतलब चुनाव की हिंसा होगी ही। जिला परिषद का, स्थानीय निकाय का, विधानसभा का या लोकसभा का कौन सा भी चुनाव अगर बंगाल में होता है तो उसमें तो हिंसा होगी ही। कैंडिडेट जो होते हैं, जो अपना पर्चा भरना चाहते हैं, नॉमिनेशन भरना चाहते हैं, उनको भगाया जाता है, मारा पीटा जाता है। दूसरी पार्टी को लोग, जो उम्मीदवार होगा उसको चुनाव से भगाया जाता है। और उसके बाद जब वोटिंग होता है तो वोटर को भी वोट करने को मिलेगा या नहीं। अगर हमको मालूम है कि आप हमारे खिलाफ वोटिंग करने वाले हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और उसके लिए हिंसा होती है। हर जगह हिंसा होती है। कई जगह तो छोटे मोटे चुनाव में जो उम्मीदवार हो उसकी भी मर्डर हो जाती है। तो ये पिछले 50-60 साल का एक कल्चर बन गया बंगाल में कि चुनाव का मतलब हिंसा। चुनाव के पहले भी हिंसा होगी, वोटिंग के दरमियान होगी, बम तक फटेंगे, खून बहेगा और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी आगजनी हो सकती है, मारपीट हो सकती है। ये हमने देखा है। और इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने तय किया था कि कुछ भी हो, बंगाल में फ्री एंड फेयर शांततापूर्ण चुनाव होंगे और उसके लिए जितना भी फोर्स भेजना पड़ेगा भेजा जाएगा। और आज की जो संख्या है वो कहा जाता है कि 2,500 से ज्यादा सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां बंगाल में तय की गई है। एक एक पुलिस थाने के इलाके में पुलिस से भी ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस तैनात किए गए। मानो पुलिस थाने का कब्जा भी सेंट्रल फोर्सेस ने लिया है। बूथ कैप्चरिंग होती है तो बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए और लोगों को डराने वाले जो गुंडे हैं उनको रोकने के लिए बहुत भारी तादाद में सेंट्रल फोर्सेस तैनात किए गए। वोटिंग बूथ होता है, वोटिंग सेंटर होता है, वहां भी सेंट्रल फोर्सेस तैनात हो गए। उसके सिवा बूथ में, वोटिंग सेंटर में सीसी कैमरे लगाए गए और 24/7 पूरे दिन जब जब तक वोटिंग चलेगा उस समय तक ये सीसीटीवी कैमरे चलते रहेंगे और उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो ये कहने का मतलब है कि लोगों को डराने से रोकना है। और लोग डरते क्यों है? अभी कल परसों की बात है, हमने देखा है, 1-2 हफ्ते पहले की बात है, जो वोटर लिस्ट सुधारने के लिए जो कुछ काम चल रहा था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों से और बंगाल के कुछ पूर्व न्याय अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, मैजिस्ट्रेट हो, सत्र न्यायाधीश हो, ऐसे लोगों को भी इस काम में लगा दिया था। तो उन पर हमला करने तक झुंड आए थे, जमा होकर लोग आए थे। पर्टिकुलरली मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां तो हिंसा होनी ही होनी है। और जब मुस्लिम बहुल इलाके में हिंसा होती है तो ज्यादा से ज्यादा मार खाने वाला जो होता है वो हिंदू हिंदू नागरिक होता है। डर कर रहना पड़ता है। जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है वहां का हिंदू स्वतंत्र भारत में डर कर रहता है। कश्मीर में क्या हुआ ये नए सिरे से कहने की जरूरत नहीं। कश्मीर में लाखों लाखों की संख्या में हिंदू भाग कर आए और आज भी वापस कश्मीर नहीं जा पा रहे। इतना डर मुस्लिम गुंडागिरी से पैदा किया जाता है। और वही बंगाल की एक कुछ माना जाता है 30-35% मुस्लिम लोक संख्या है और कुछ गिने चुने जिलों में ये संख्या बड़ी तादाद में है। तो इसलिए वहां तो हिंसा होगी। तो इस बार ये कुछ ना हो इसके लिए जिस ढंग से चुनाव आयोग ने फोर्सेस लगाए,
जो कुछ घटना मैंने बोला मुर्शिदाबाद मालदा में हुई, उसके बाद वहां जो एक्शन करी गई है, वो एक्शन से भी गुंडे डरे हुए हैं। और इसका कारण एक हो गया, एक तरीके से ये गुंडागर्दी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और उनके मुस्लिम समर्थक करते हैं, ये तो बात छुपी नहीं है। लेकिन एक बात हमें भी समझनी चाहिए कि जब आप किसी को डराने की कोशिश करते हो तो कुछ समय तक वो डरता रहता है, लेकिन जब एक समय होता है कि उसका डर खत्म होता जाता है, ओझल होता जाता है। बंगाल में पिछले चुनाव के बाद जो बड़ी भारी हिंसा हो गई थी, उस हिंसा के बाद लोगों का मन डर से उब गया है। अब डर डर के जीना है तो ठीक है, लड़कर मरेंगे, जो कुछ होना है हो जाए। यहां तक 5 साल में जो लोग आए हैं उसका परिणाम इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। और चुनाव का मतलब मैं मानता हूं कि बंगाल में बड़ी भारी संख्या में पोलराइजेशन हुआ है। पोलराइजेशन का मतलब किसी एक विचार के, एक धर्म के, एक जाति के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के, दूसरे भाषिक ग्रुप के लोगों को हराने की कोशिश में लग जाते हैं। उसको पोलराइजेशन बोला। यानी या तू हमारे हमारे साथ हो या तू हमारे दुश्मन हो, ये एक तरीके का मुद्दा बन जाता है। तो बंगाल में जिस तरीके से पिछले कुछ चुनाव में, यानी कम से कम 8-10 चुनाव ऐसे हो गए कि मानो मुस्लिम तय करता है कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, बंगाल की सरकार किस पार्टी की होगी, ये मुस्लिम वोटर तय करता है, ये जो मानसिकता थी। और जो सत्ता में आते थे उन पर भी मुस्लिमों का दबाव होता था। तो उसके कारण एक बात और हो गई कि सोच ऐसी तैयार हो गई कि मुस्लिमों के खिलाफ रहकर या मुस्लिमों को इग्नोर करके, दुर्लक्षित करके आप बंगाल का चुनाव ना लड़ सकते हो ना जीत सकते हो। कांग्रेस हो, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट हो, या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, इन्होंने इसीलिए मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया। मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने का कारण उनकी एक वोट बैंक है, और अगर देना है तो पूरी की पूरी एक जमात एक ही पार्टी को वोट देती है। पिछले 2021 के चुनाव में इसी बंगाल में ओवैसी ने ट्राई किया था। फिर फुरफुरा शरीफ नाम का एक वहां बहुत बड़ा फेमस दरगाह है, उस दरगाह के मौलवी है, उन्होंने भी अपनी एक मुस्लिम पार्टी बनाई, उसके कैंडिडेट खड़े किए। फिर भी फुरफुरा शरीफ के मुस्लिम मौलवी या असाउद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी, इन दोनों को इग्नोर करके सारा का सारा मानो 80% मुस्लिम वोटर ममता के साथ खड़ा हुआ। और इसमें साफ साफ दिखाई दिया कि एक तरफ ममता के साथ मुस्लिम और बहुत सारे हिंदू, लेकिन दूसरी तरफ अकेली बीजेपी जिसके साथ सिर्फ हिंदू वोटर है या बिगर मुस्लिम वोटर है। तो एक तरीके का जो पोलराइजेशन है, दो ध्रुवीकरण है, वो पिछले चुनाव से शुरू हो गया था। उसके बाद जो कुछ ममता ने किया है उसको मुस्लिम तुष्टीकरण बोला जाता है। ये नए सिरे से समझाने की जरूरत नहीं, अभी भी चुनाव चल रहा है। उसके बाद ममता की भाषा, ममता के निर्णय, ममता की नीतियां हमने चेक की तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण की है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जब इस ढंग से ममता या किसी कोई सरकार चलती है तो आहिस्ता आहिस्ता खुद को हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदू ना मानने वाला वोटर भी ऐसी पार्टी से, ऐसे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से खुद को दूर रखना चाहता है, उसके खिलाफ हो जाता है। और मैं मानता हूं कि बंगाल का हिंदू वोटर आहिस्ते आहिस्ते इसी कारण ममता से उब गया है। जिस ढंग से मालदा में घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भेजे हुए जो न्यायिक अधिकारी थे उन पर हमला करने तक मुस्लिम गुंडे ही पहुंच गई। और ये कब हुआ है? ये अभी हुआ है, कम से कम 1.5 साल बाद। और 1.5 साल पहले क्या हुआ था आपको याद होगा, 2024 के भारत के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके सिर्फ 2 महीने बाद
पश्चिम बंगाल का पड़ोसी और भारत का पड़ोसी बांग्लादेश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना वाजेद, उनको अपना देश, अपनी मातृभूमि छोड़कर भागना पड़ा। वो भारत की आश्रय के लिए यहां पहुंची और वहां दंगे फसाद शुरू हो गए। उस दंगों में सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान और जीवित मालमत्ता का नुकसान हिंदुओं का हुआ। अगर बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है बहुत बड़ी, 8-10% भी नहीं है, 90% अगर मुस्लिम है, तो 10% हिंदुओं को मारने की क्या जरूरत थी? जो कुछ पॉलिटिक्स बांग्लादेश की चलती है उसमें हिंदुओं का कोई वर्चस्व है ही नहीं, उनको कोई कीमत तक नहीं देता। आप उनकी क्रिकेट की टीम देखे या उनकी गवर्नमेंट देखे, उनके मिनिस्टर देखे, उसमें आपको 100 में 5%, 2% भी हिंदू नाम नहीं दिखाई देगी। तो वहां दंगे फसाद होते हैं तो मंदिर क्यों गिराए जाते हैं? जब मुस्लिम गुंडाई शुरू हो जाती है तो उसका सबसे पहला पीड़ित या जो विक्टिम होता है वो हिंदू होता है। ये बात 2 अगस्त 2004 के बांग्लादेश के दंगों फसादों ने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को समझा दिए। और पिछले 2 साल में ये जो जख्म है वो और दुखरी बनती गई और दुखदायक बनती गई, और वही पोलराइजेशन के लिए सबसे बड़ा कारण बनी है। आज 2026 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और ऐसे वक्त में अगर सबसे बड़ी प्रभाव डालने वाली बात पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर कोई है तो मैं मानता हूं को हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन। बंगाल का हिंदू हर सेक्युलर पार्टी को वोट देता रहा। 2014 तक बंगाल में हिंदुत्व मानने वाले बीजेपी को कुत्ता तक नहीं पूछता था, तो या एक एमएलए भी विधानसभा में चुनकर नहीं आता था। एमपी वगैरह की बात तो दूर की। ऐसे में 2014 के बाद आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी ने और मोदी जी ने बंगाल में अपनी हिंदुत्व की राजनीति शुरू की, और देखते देखते कुछ 8-10 साल में बंगाल में बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बन गई। इसका मतलब यह था कि वहां के हिंदू सेक्युलर नहीं थे लेकिन एंटी मुस्लिम भी नहीं थे, और मुस्लिम तो हमेशा एंटी हिंदू होते हैं और एंटी बीजेपी होते हैं। और जब आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं के समझ में आने लगा कि सेक्युलर का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण है और यह तुष्टीकरण चलता रहा, तो हमें पश्चिम बंगाल से भागकर कहीं और बिहार, मुंबई या यूपी या तमिलनाडु जाना पड़ेगा। इससे हिंदुओं का पोलराइजेशन शुरू हो गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। क्योंकि तृणमूल जीतने के बाद जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से 5,000 हिंदू परिवारों को भागना पड़ा था। वो असम जाकर आश्रय लिए थे, वापस लौटे, कुछ महीनों के बाद वापस बंगाल लौटे। लेकिन एक सबक उसमें हिंदुओं को मिल गया कि चुनाव कौन सा भी हो, दंगा किसका भी हो, मारे तो हिंदू जाएंगे और मुस्लिम उनको मारेंगे। जहां मुस्लिम बहुल है और सत्ता अगर मुस्लिम बहुल वोट बैंक के लिए पीछे उनके खड़े रहेगी तो हमको तो मरना है, तो चुपचाप मरना है या लड़कर मरना है, इस पर आपको निर्णय करना पड़ेगा। इस निर्णय तक जब हिंदू आता है तो पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। तो आज बंगाल का चुनाव जो है वो एक तरीके से पोलराइज हुआ है, वो बीजेपी ने नहीं किया है। वो ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम गुंडागर्दी के दंगे फसाद, इसके कारण हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ है। मुस्लिमों का पोलराइजेशन तो आजादी के बाद हमेशा चल रहा है। खुद को सत्ता में लाने के लिए मुस्लिमों को माइनॉरिटी करके उनका तुष्टीकरण करते रहो, उनको लालच दिखाते रहो, हिंदुओं के खिलाफ भड़काते रहो, दंगे फसाद होते तो मुस्लिमों का लागू चालन करो। ये जो चलता रहा तो आगे आगे चलकर मानो मुस्लिम वोट मतलब सेक्युलर वोट, यही एक व्याख्या डेफिनेशन बन गई। और इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके दुष्परिणाम खुद को
कट्टर हिंदू ना मानने वाला जो हिंदू समाज है उसके समझ में आने लगा। और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में ये बात मानो जंगल की आग जैसे फैलने लगी। उस पर अगर ज्यादा प्रभाव डाला तो बांग्लादेश के दंगे फसादों ने डाला है। मुझे याद है जब बांग्लादेश में दंगे फसाद होते थे, उसकी पहली रिएक्शन पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी जिले में आई थी और बाकी रिएक्शन अलग अलग फैल गए। लेकिन आज जब चुनाव हो रहा है, बांग्लादेश की घटना के 1.5 साल बाद ये बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण से, पोलराइजेशन से हो रहा है। सीधे सीधे वोटर में दो हिस्से हो गए कि जो हिंदुत्ववाद चाहता है, मुस्लिम तुष्टीकरण रोकना चाहता है, ऐसा वोटर का एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा मुस्लिम तुष्टीकरण चलेगा लेकिन हिंदुओं का पुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। और ये जो चल रहा है, ऐसे हालात में अगर फेयर वोटिंग होती है और गुंडागर्दी रोकी जाती है, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, तो हिंदू वोटर जो है वो बिना डरे हुए वोटिंग सेंटर पर पहुंच गया तो ममता दीदी को हराएगा। एक बात तो ये थी। दूसरी ये बात थी कि जो बोगस वोटर है उनके नाम पर, मरे हुए हो या बोगस वोटर हो, उनके नाम पर झूठा वोटिंग, फेक वोटिंग किया जाता था। उसके लिए बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को इस्तेमाल किया जाता था। तो एसआईआर में ऐसी संख्या भी घट गई है। तो ये सब चुनाव हो रहा है, अलग अलग जो मुद्दे हैं उसमें मैं मानता हूं डिसीजिव यानी निर्णायक मुद्दा अगर कोई होगा तो निर्णायक मुद्दा पोलराइजेशन है। सीधे सीधे अगर 60-70% जैसे 75% मुस्लिम वोटर एक एक झूठ होकर ममता के पीछे खड़ा होता है, अगर 75% हिंदू वोटर ममता बीजेपी के पीछे आकर खड़ा हो जाए तो बीजेपी ममता का सुपड़ा साफ कर सकती, क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया जो है वो 100 से ज्यादा चुनाव क्षेत्र में नहीं है और 200 से ज्यादा चुनाव क्षेत्र ऐसे कि जहां हिंदू वोटर 50% से ज्यादा है। अगर हिंदू वोटर का इतना बड़ा पोलराइजेशन होता है तो बीजेपी के लिए 200 सीटों से ज्यादा सीटें जीतना बिल्कुल आसान हो जाता है, हाईवे खुल जाता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो आप हिंदू हो या नहीं, हिंदू होकर बंगाल में जीना चाहते हो कि नहीं, या मुस्लिमों के डर से और टीएमसी के मुस्लिम गुंडों के डर के छाया में जीना चाहते हो, ये तय करना है। तो वोटर ने दिखाई देता है, जो बोल रहे लोग डरे हुए हो या ना डरे हुए हो, जो बंगाली रास्ते पर लोग आज बोलते हुए कैमरा के सामने दिखाई देते, उससे साफ साफ प्रतीत होता है कि ये लोग ममता को हराना चाहते। बंगाल का हिंदू अपने हिंदू रहने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए नहीं, बंगाल का हिंदू हिंदू रहने के लिए, अपनी हिंदू जीवन पद्धति से जीने के लिए ममता को हराना चाहता है। अब उसका फायदा बीजेपी को होगा, ये तो परिणाम है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदू पोलराइजेशन बंगाल के विधानसभा चुनाव को बड़ी भारी ताकत से प्रभावित करने जा रहा है। ममता दीदी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार करेगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। मतगणना के 18 दिन पहले मैं आज बोल रहा हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।